तो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, अब हम लोग रिवर इंजीनियरिंग में रिवर ट्रेनिंग वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिवर ट्रेनिंग वर्क क्या है? तो ये आपका एक इंजीनियरिंग टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग जो भी बिहेवियर है रिवर का या जो भी वाटर के फ्लो का बिहेवियर है रिवर में, उसको मॉडिफाई करना और कंट्रोल करने का एक टेक्निक या मेथड कह सकते हो, इंजीनियरिंग टेक्निक या मेथड्स, उसी को जो है रिवर ट्रेनिंग कहा जाता है ना, या रिवर ट्रेनिंग वर्क कहा जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो हाई फ्लड डिस्चार्ज है जो पास हो रहा है वो सेफ्टी से पास हो सके, है ना, या सेफली पास हो सके एंड क्विकली थ्रू द रीच, है ना, जो भी उसका चैनल है उसके थ्रू क्विकली और सेफली या सेफ्टी के साथ आपका जो है पास करे। और जो सेडिमेंट लोड है आपका बेड और सस्पेंडेड लोड, वो भी ट्रांसपोर्टेड हो इफिशिएंटली, है ना। जो सेडिमेंट लोड था वो इंक्लूडिंग वेट लोड और सस्पेंडेड लोड दोनों को भी जो है इफेक्टिवली इफिशिएंटली आपका जो है ट्रांसपोर्टेड किया जा सके। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, दो मेन उद्देश्य हैं आपका रिवर ट्रेनिंग वर्क का। यानी जब भी रिवर ट्रेनिंग वर्क किए जाते हैं तो ये दो उद्देश्य को देखते हुए काम जो है किया जाता है। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि है आपका टू मेक रिवर कोर्स स्टेबल एंड रिड्यूस बैंक इरोजन टू मिनिमम। मतलब हम लोग कोर्स स्टेबल बनाते हैं ताकि मिनिमम से मिनिमम बैंक का इरोजन हो सके। प्रोवाइड सफिशिएंट ड्राफ्ट फॉर नेविगेशन एज वेल एज गुड कोर्स फॉर इट, है ना। नेविगेशन के लिए जो सफिशिएंट ड्राफ्ट प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ कोर्स, गुड कोर्स के लिए भी। जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, जो चैनल है उसके थ्रू हमारा फिक्स करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो चैनल में डिवाइड ना हो और जो चैनल उसको दिया गया है, जो पाथ दिया गया है वो बना रहे। इसके अलावा रिवर स्ट्रक्चर्स जैसे ब्रिज हो गया, डैम हो गया, उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि जो फ्लैंकिंग है उसके कारण से वो खराब ना हो जाए, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यानी बचाने के लिए भी जो है रिवर ट्रेनिंग वर्क किए जाते हैं। बात किया जाए रिवर ट्रेनिंग या ट्रेनिंग वर्क के क्लासिफिकेशंस की, तो सबसे पहला है हाई वाटर ट्रेनिंग। इसको जो है डिस्चार्ज ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हाई वाटर ट्रेनिंग होता है ये अंडरटेकन होता है विद प्राइमरी पर्पस। इसका ये होता है कि फ्लड को बेसिकली कंट्रोल करना, है ना। इसीलिए हाई वाटर ट्रेनिंग इसका नाम दिया गया है, यानी डिस्चार्ज ट्रेनिंग भी दिया गया है, क्योंकि फ्लड के दौरान जब बाढ़ आती है तो उसमें जो वाटर का फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और फोर्सली फ्लो होता है। तो इसलिए मेन पर्पस होता है कि फ्लड को कंट्रोल करना मेन पर्पस होता है हाई वाटर ट्रेनिंग का। It therefore aim at providing sufficient river cross section for safe passage of maximum flood, है ना। मैक्सिमम फ्लड को पास करवाने के लिए एक सफिशिएंट रिवर का क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, वो प्रोवाइड करने का उद्देश्य किसका होता है? हाई वाटर ट्रेनिंग का। And concerned with making the adjoining area flood proof by construction of dikes and levees, है ना। डाइक्स, लेव्स वगैरह को बनाकर हम लोग जो है उसके आसपास के जो एरिया है, एडजॉइनिंग एरिया है, उसको फ्लड प्रूफ बनाते हैं, यानी उस एरिया में फ्लड का पानी ना जाए। जो रिवर का चैनल बनाया गया है, जो क्रॉस सेक्शन दिया गया है, इसी क्रॉस सेक्शन के अंदर जो है पानी बस फ्लो करे, पानी इधर न निकल कर आ जाए और न इधर निकल कर जा जाए। ओके। उसके बाद दूसरा है लो वाटर ट्रेनिंग। इसको जो है डेप्थ ट्रेनिंग कहा जाता है। लो वाटर ट्रेनिंग इज अंडरटेकन विद द प्राइमरी पर्पस प्रोवाइडिंग सफिशिएंट वाटर डेप्थ
इन नेविगेशन एंड नेविगेबल चैनल ड्यूरिंग लो वाटर पीरियड, है ना। लो वाटर पीरियड के दौरान हम लोग जो है जो भी चैनल था, जो भी पाथ था रिवर का, उसके डेप्थ को इंक्रीज करना मेन उद्देश्य होता है लो वाटर ट्रेनिंग का। इट मे बी accomplished by concentric and enhancing the flow in the desired channel by closing other channel, है ना। एक चैनल को, जो भी डिजायर चैनल है उसके डेप्थ को इंक्रीज करने के लिए जो अदर चैनल है उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बैंडलिंग, बैंडलिंग प्रोसेस की मदद से, या बाय कॉन्ट्रैक्टिंग विड्थ ऑफ चैनल, चैनल के विड्थ को या तो कॉन्ट्रैक्ट कर देना या बाइंडलिंग कर देना, है ना। या अब चैनल के विड्थ को कैसे कम करेंगे, तो चैनल के विड्थ को कम करने के लिए हम लोग ग्रूनी का यूज करेंगे। क्या करेंगे? ग्रोइनीज का यूज करके हम लोग जो है चैनल का विड्थ को कम कर देंगे। क्या होता है ग्रोइनीज, आगे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरा जो वाटर ट्रेनिंग वर्क है वो है मीन वाटर ट्रेनिंग। इसको जो है सेडिमेंट ट्रेनिंग भी कहा जाता है। जो मीन वाटर ट्रेनिंग है इसका एम होता है कि एट इफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ सस्पेंडेड लोड एंड वेट लोड, वेट लोड का और जो सस्पेंडेड लोड था उसको इफिशिएंट डिस्पोजल किया जा सके, एंड दस टू प्रिजर्व चैनल इन गुड शेप, है ना, ताकि जो चैनल है वो एक गुड शेप में बना रहे, इसलिए जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो मेथड ऑफ रिवर ट्रेनिंग, कई सारे मेथड यूज किए जाते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क करने के लिए, चाहे वो हाई वाटर ट्रेनिंग हो या लो वाटर ट्रेनिंग हो या मीन वाटर ट्रेनिंग हो, तीनों को मेंटेन करने के लिए अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिवर ट्रेनिंग वर्क के कौन कौन से मेथड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जो अल्टीमेट स्टेबिलिटी है रिवर का वो बना रहे, है ना, और जो भी रिवर ट्रेनिंग मेजर्स हैं उन सभी को बेहतर तरीके से बनाए रखें। The stability of river does not mean that change like scoring, silting of bed, advancement of data into sea will not take place, है ना। ये सभी जो है रिवर स्टेबिलिटी में ये नहीं आता है। ओके, तो वेरियस मेथड्स हैं आपके। पहला जो मेथड्स हैं वो है मार्जिनल एम्बैंकमेंट। मार्जिनल एम्बैंकमेंट को लीव्स भी कहते हैं। मार्जिनल एम्बैंकमेंट को क्या कहते हैं? लीव्स भी कहते हैं। मार्जिनल एम्बैंकमेंट जो है ये जनरली आपका अर्थन एम्बैंकमेंट होता है जो कि रनिंग होता है पैरेलल टू रिवर, रिवर के पैरेलली ये बनता है एट सम सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम इट, है ना। रिवर के जो साइड है रिवर के पैरेलली ही ये बनता है। मान लो कि ये आपका रिवर फ्लो हो रहा है, तो जो अर्थन एम्बैंकमेंट बनाएंगे वो कुछ यहाँ पे बनाएंगे लेकिन पैरेलली बनाएंगे, कुछ डिस्टेंस पे बनाएंगे। वो इसलिए कुछ डिस्टेंस पे बनाते हैं ताकि अगर इस रिवर में बाढ़ आता है ना, अगर इस रिवर में फ्लड आता है तो फ्लड का पानी यहाँ तक मैक्सिमम आ सके, इधर यहाँ तक मैक्सिमम आ सके, इसके बाद इधर इंटर ना करे, है ना, इसके ऊपर या इसके नीचे साइड में इंटर ना करे, बस इसी एरिया में रह जाए फ्लड का वाटर, है ना, फ्लड वाटर। तो वो हमारा अर्थ एम्बैंकमेंट जनरली जो है हम लोग बनाते हैं। मार्जिनल जो एम्बैंकमेंट है वो they may be constructed on both sides of river and only one side for some suitable river length where the river is passing through towns, cities, any other places of importance। कई बार क्या होता है कि हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, अर्थन एम्बैंकमेंट बनाते हैं ताकि फ्लड को कंट्रोल किया जा सके, या फिर हम लोग कोई एक साइड ही बनाते हैं। वो इसलिए वो देखना पड़ता है कि भाई दोनों साइड में हमारा कोई इंपॉर्टेंट सिटीज या प्लेस या टाउन है क्या। अगर दोनों साइड है तो दोनों साइड बनाएंगे, अगर कोई एक साइड है तो कोई एक ही साइड बनाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा भाई हमारा लोकेशन पे, लेकिन कोशिश करते हैं कि दोनों साइड हम लोग बनाएं ताकि फ्लड को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किया जा सके। दिस एम्बैंकमेंट
है ना। ये जो एम्बैंकमेंट होता है वो होता है वॉल इंक्लूड करता है, रिटेन द फ्लड वाटर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग इनटू द नियर बाई लैंड एंड टाउन, है ना। नियर बाई लैंड और टाउन को प्रिवेंट करता है कि भाई जो फ्लड वाटर है वो घुस न जाए, चला न जाए, इसलिए एक तरीके से दीवार का ये काम करता है एम्बैंकमेंट। A leaf or dike is mainly used for flood protection, है ना। फ्लड को प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है by controlling the river and not by training of river, है ना। by training of river नहीं, by controlling the river के लिए लीव या डाइक जो है जनरली हम लोग यूज करते हैं। इफेक्ट के बारे में बात किया जाए आपका फ्लड फ्लो का, तो पहला इफेक्ट है इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ फ्लड वाटर ट्रेवल डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में फ्लड वाटर जो है एक इंटेंसिटी के साथ जो है फ्लो करे, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दे डाउन स्ट्रीम साइड का, तो वो एक इफेक्ट होता है। दूसरा कि जो वाटर सरफेस आपका होता है उसका जो एलिवेशन होता है वो इंक्रीज कर देता है। थर्ड, जो मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है एट ऑल पॉइंट इन डाउन स्ट्रीम उसको भी इंक्रीज करने का काम करता है। साथ ही साथ जो वेलोसिटी होता है वो भी इंक्रीज होता है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो स्कोरिंग एक्शन थ्रू लीव्स सेक्शन जो है आपका होगा। डिक्रीज द सरफेस ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रीम एवं द लिव्ड पोर्शन, लिव्ड पोर्शन पे जो सरफेस स्लोप होता है स्ट्रीम का वो डिक्रीज करने का काम करता है, मतलब ये डिक्रीज हो जाता है, ये इफेक्ट आता है। फ्लड पीक डिक्रीज, इंक्रीज फ्लड पीक डिक्रीज वैली स्टोरेज। वैली स्टोरेज को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और फ्लड पीक को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। एडवांटेज के बारे में बात किया जाए मार्जिनल बंड्स का या मार्जिनल इम्बैंकमेंट का, तो पहला एडवांटेज है कि इट रेस्ट्रिक्ट एरिया ऑफ रिवर causes increased depth of water. This causes improvement in navigation facilities. Navigation facilities में ये improvement cause करता है। दूसरा, it prevents submergence of adjoining land during flood. फ्लड के दौरान जो आसपास के आपका घर वगैरह है या लैंड है उसको सबमर्ज होने से, यानी वहां पे फ्लड का पानी जाने से रोकता है। तीसरा, they may be executed in parts by but end should be well protected, है ना। जो इसका एग्जीक्यूट किया जाता है पार्ट बाय पार्ट, बट जो एंड होता है वो हमेशा जो है प्रोटेक्टेड होना चाहिए। दे प्रिवेंट कोर्स चेंजिंग टेंडेंसी ऑफ रिवर, ये रिवर का कोर्स चेंज टेंडेंसी जो है रखता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे आपका ये जो है, ये यहाँ से ये जो एरिया है ये आपका रिवर है, यहाँ पे ये आपका रिवर है, ठीक है, ये आपका रिवर है, लेकिन ये एरिया और इधर ये एरिया ये आपका जो है फ्लड प्लेन है। फ्लड प्लेन का मतलब कि इतना एरिया तक, यानी यहाँ से यहाँ तक हम लोग अलाउ करेंगे कि फ्लड का वाटर आए, लेकिन इधर पानी ना आए और ये इधर पानी ना जाए, तो ये रिस्ट्रिक्टेड विड्थ ऑफ रिवर है। और ये आपको बताया गया कि इतना जो है आपका रिवर है, ये आपका फ्लड प्लेन है, और इधर भी जो इतना आपका फ्लड प्लेन है। अब इसका डिसएडवांटेज बारे में बात किया जाए मार्जिनल बर्न्स का, तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो जो हाई फ्लड लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, राइज हो जाता है। ये रिक्वायर करता है हैवी मेंटेनेंस, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, इफ फेल, अगर फेल हो जाता है, दे इनोडेट लार्ज लो लाइंग एरियाज दस काउजिंग लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लाइफ। अगर ये मान लो कि एम्बैंकमेंट बनाए और ये कहीं ना कहीं टूट गया, तो अगर ये टूट गया तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आता है, और उससे लैंड तो या प्रॉपर्टीज तो आपका लॉसेज होता ही है, कई बार जान की भी खतरा होती है। दे कैन बी इजली इरोडेड, ये आसानी से इरोड हो जाता है। द राइज इन वाटर लेवल इंक्रीज सब सॉइल वाटर लेवल ऑल्सो, जैसे जैसे वाटर लेवल राइज करता है रिवर में, वैसे वैसे जो सब सॉइल का वाटर लेवल है वो भी इंक्रीज होता है।
दिस मेक्स सराउंडिंग एरियाज वाटर लॉग्ड, इसलिए जो सराउंडिंग एरियाज होते हैं वो वाटर लॉग्ड हो जाते हैं, है ना, पानी का जमाव आपका हो जाता है। A spread of silt यानी फर्टाइल सॉइल ऑन द एरिया इज प्रिवेंटेड, है ना, जो आपका सिल्ट का स्प्रेडिंग होता है यानी फर्टाइल सॉइल का, वो एरिया जो है प्रिवेंटेड आपका रहता है। तो ये आपका डिसएडवांटेज आपके दिए गए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं गाइड बैंक के बारे में। गाइड बैंक, ये जो गाइड बैंक है इसका मेनली यूज किया जाता है कि जो डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ रिवर का वाटर एक्सियली, उसको एक सर्टेन डायरेक्शन में फिक्स करने के लिए जो है यूज किया जाता है, यानी जो फ्लो ऑफ रिवर वाटर है वो एक्सियली रहे उस डायरेक्शन में, उसको फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। जो गाइड बैंक है ये कई तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है डाइवर्जेंट गाइड बैंक। ये अट्रैक्ट करता है फ्लो को टुवर्ड्स ऑन साइड, अपने साइड ये अट्रैक्ट करता है, एंड सुटेबल वेयर रिवर फ्लो इज इंक्लाइंड ऑब्लिक्यू फ्रॉम स्ट्रक्चर, है ना, ये इंक्लाइंड ऑब्लिक्यू स्ट्रक्चर से बना होता है, और उसके और एक सुटेबल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो चाहिए उस डायरेक्शन में जो है चला जाता है। कन्वर्जेंट गाइड बैंक, दिस रिफ्लेक्ट द फ्लो टुवर्ड सेंटर, ये सेंटर की ओर जो है क्या करता है, फ्लो को भेजता है। दिस काउजेज हैवी स्कोरिंग, इसके कारण से हैवी स्कोरिंग होता है अप स्ट्रीम में, और डेवलप स्वेलिंग एट बैंक, है ना, किनारे में जो है क्या होता है, स्वेलिंग क्रिएट हो जाता है, और अप स्ट्रीम साइड में स्कोरिंग बहुत ज्यादा इसके कारण से होता है। जनरली वी कैन नॉट मेड कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट गाइड बैंक, है ना, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो गाइड बैंक है इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, ये जो है आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है, क्योंकि दोनों ही जो है हमारे लिए हानिकारक होता है। पैरेलल गाइड बैंक में जो है हम लोग क्या करते हैं कि 1:20 और 1:40 का जो है कन्वर्जेंट स्प्ले प्रोवाइड करते हैं इन पैरेलल गाइड बैंक में, है ना, पैरेलल गाइड बैंक में इतना स्लोप का या आपका जो है कन्वर्जेंट स्प्ले जो है प्रोवाइड करते हैं। ये आपका फिगर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये आपका जो है गाइड बैंक है, ठीक है, ये आप यहाँ पे देखो, ये आपका जो है गाइड बैंक है। यहाँ पे ये जो आपका पार्ट है ये आपका लॉन्चिंग एप्रोन है ना, ये आपका पिचिंग है ना, ये वाला जो पार्ट है ये पिचिंग कहलाता है। ये जो है आपका हाई फ्लड लेवल को दर्शाता है, ये जो ऊपर का टॉप वाला पार्ट है वो, और ये जो थिकनेस है यहाँ पे इसको जो है 1.9 इंटू टी से जो है लिखते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका स्कोरिंग डेप्थ है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ है ये स्कोरिंग डेप्थ है। ये जो आपका पार्ट है ये वाला, इसको जो है लॉन्च पोजीशन एप्रोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉन्च एप्रोन पोजीशन कहा जाता है। और ये पूरा जो डिस्टेंस है ये आपका ऊपर से नीचे तक ये आर हो गया। यहाँ पे ये जो थिकनेस है ना, पिचिंग का जो थिकनेस है वो 0.06 इंटू क्यू होता है ना, यहाँ पे आपका लिखा गया होगा, नहीं दिया है क्या, थोड़ा सा और नीचे मैं आ जाता हूँ, आपको मैंने लिखा होगा, हाँ यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो t होगा वो हो जाएगा 0.06 q के पावर 1/3, है ना, q के पावर 1/3। तो ये फॉर्मूला आपका स्मॉल t का आपका होता है, और कैपिटल T ये जो आपका लॉन्चिंग एप्रॉन का थिकनेस है 1.9 इंटू टी आपका होता है। इसको और बेहतर तरीके से यहाँ पे डिटेलिंग आपका दिया गया है। ये जो आपका डीपेस्ट स्कोर है वो आपका 1.25 ऑफ कैपिटल टी होता है, ठीक है, यानी थिकनेस ऑफ लॉन्चिंग एप्रॉन का। ओके, ये आपका लॉन्चिंग एप्रॉन सेंटर टू सेंटर ब्लॉक और बायर नेट से जो है ये कसा हुआ रहता है। ओके, ये आपका स्कोरिंग बेट है, ये आपका बंड है यानी एम्बैकमेंट है ना, बंड और एम्बैकमेंट यहाँ पे कर सकते हो।
ओके। और ये आपका जो है एप्रॉन, पिचिंग स्लोप, टॉप ऑफ गाइड और अर्थिन स्लोप, ये आपका जो है सैंड पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक। और ये जो लेंथ है ये है 1.25 एल टू 1.5 एल यहाँ तक। और ये जो आपका है ये आपका 0.25 एल आपका होगा। फ्लो जो है इस डायरेक्शन में आपका हो रहा है। ये आपका ट्रांजिशन होता है पिच्ड स्लोप एंड एप्रॉन। ये जो है आपका सेक्शन, ये आपका सेक्शन बी है और ये आपका सेक्शन ए है ना। तो सेक्शन ए को भी जो है आपको काट कर दिखाया गया है और सेक्शन बी को भी जो है आपको काट कर दिखाया गया है। ओके, कि किस तरीके का होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये जो आपका पार्ट है गाइड बैंक का, ये आपका जो है आपका नोज कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? नोज कहते हैं। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। बात करेंगे हम लोग पर्पस ऑफ गाइड बैंक की। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्जन वर्क देयर लेंथ हैज बीन रिड्यूस्ड। जब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना रहता है तो डाइवर्जन वर्क का जो लेंथ होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। द लेंथ ऑफ डाइवर्जन वर्क इज कंस्ट्रेंड और रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन गाइड बैंक तक ही जो इसको रिस्ट्रिक्ट या कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। दे कन्फाइन रिवर विद इन रीजनेबल वाटरवे, है ना, रीजनेबल वाटरवे में। दे डायरेक्ट द फ्लो इन सच अ मैनर दैट इंश्योर सेफ पैसेज थ्रू वर्क, है ना। जो डायरेक्ट फ्लो होता है वो इस तरीके से रखते हैं कि जो पैसेज हो वो सेफली हो सके थ्रू वर्क। दे प्रोटेक्ट वर्क फ्रॉम बिगनिंग आउट फ्लैंक से इसको बचाने के लिए किया जाता है। दे प्रोटेक्ट एडजेसेंट लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम बीइंग फ्लडेड, है ना, फ्लडेड ना आ जाए, फ्लड ना का पानी ना चला जाए एडजेसेंट लैंड में, उसके लिए उसको प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। ड्यू टू अफ्लक्स काउज्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क इन रिवर में जो अफ्लक्स होता है जो कि काउज होता है बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क इन द रिवर, उसके लिए। तो ये मेन कुछ पर्पस थे आपका गाइड बैंक का यूज करने को लेकर। यहाँ पे आपका एल इज इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू दिया गया है। यहाँ पे लेंथ ऑफ अप स्ट्रीम गाइड बैंक जो है वो आपका 1.25 एल टू 1.5 एल है। लेंथ ऑफ डाउन स्ट्रीम गाइड बैंक जो है 0.25 एल है। यहाँ पे क्यू जो है डिस्चार्ज को दर्शाता है जो कि मैक्सिमम होगा इन क्यूमेक में, इसका यूनिट होगा। एल जो है विड्थ ऑफ चैनल को रिप्रेजेंट करता है कि कितना चैनल का विड्थ है वो थिकनेस है। कैपिटल टी इज इक्वल टू आपका जो है 0.06 क्यू के पावर 1/3। यहाँ पे कैपिटल टी है, कैपिटल टी था नहीं स्मॉल टी है, ठीक है, स्मॉल टी ही था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका स्मॉल टी ही है, ठीक है। यहाँ पे आप स्मॉल टी कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल टी कर लीजिए। आर इज इक्वल टू 0.45 एल है, ये अप स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो टी है थिकनेस ऑफ स्टोन पिचिंग है ना, यानी पिचिंग का जो है थिकनेस है। और लॉन्चिंग अप्रॉन का जो थिकनेस है ना। कैपिटल टी इज इक्वल टू लॉन्चिंग एप्रॉन, है ना, जो कि यहाँ पे लिखा गया है थिकनेस ऑफ लॉन्चिंग एप्रॉन। कैपिटल टी यहाँ पे लिख लो, है ना, यहाँ पे कैपिटल टी कर दो और यहाँ पे यह स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक है। 1.9 इंटू स्मॉल टी जो फिगर में दिया गया है उसके अनुसार मैंने लिखा है। थोड़ा सा हो सकता है कि इधर उधर से मैं देखो 2-3 बुक का रेफरेंस लिया था ना, तो आपका आगे पीछे चला जाता है। ओके, जो मैक्सिमम स्कोर डेप्थ है डाउन स्ट्रीम ऑफ ब्रिज वो डी एस इज इक्वल टू 1.9 इंटू क्यू बाई एफ का होल पावर 1/3। यहाँ पे एफ जो है सिल्ट फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम स्कोर डेप्थ अराउंड ब्रिज पियर ds इज इक्वल टू 0.95 क्यू
बाई एफ का पावर 1/3 और जो मैक्सिमम स्कोर डेप्थ होता है एट नोज ऑफ गाइड बैंक ऑफ लार्ज रेडियस ds इज इक्वल टू 1.3 क्यू बाई एफ के होल पावर 1/3 जो पिचिंग थिकनेस है 1.25 टी आपका जो है ये होगा। तो आई होप कि आज के लिए इतना ही इसको रहने देते हैं। अगला जो है आपका ग्रोनी एंड स्पोर के बारे में हम लोग अगली लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये जो गाइड बैंक मैंने आपको बताया, उम्मीद करते हैं कि गाइड बैंक के बारे में पूरा डिटेल में आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि आपका बेहतर तरीके से हेल्प किया जा सके। क्योंकि जब तक आप हमें नहीं बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं तो अपने तरीके से पूरा चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ, बट आपको भी तो फर्ज बनता है ना कि कुछ अच्छा और बेहतर हमें रिजल्ट दें, फीडबैक दें। तो उस फीडबैक के बेसिस पे ही तो आपको बेटर हेल्प किया जाएगा क्या। तो आप लोग ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।